Hello dear students, today we are going to study about the impulsive force. What is impulsive force? In previous lecture you study about Newton's first law of motion and second law of motion, where second law of motion is the base all law of motion. हमने बताया कि जो न्यूटन्स का आपने पिछले वीडियो में लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पढ़ लिया था। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में सेकेंड लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके बेस पे हम फर्स्ट लॉ को और थर्ड लॉ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू अबाउट द इम्पल्सिव फोर्स। व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स? इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? दैट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन वेरी शॉर्ट टाइम। ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है, इम्पल्सिव फोर्स होता है। हमने आपको बताया इम्पल्सिव फोर्स क्या है? द फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। ऐसा फोर्स जो बॉडी पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होता है वह इम्पल्सिव फोर्स होता है। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन ए बैट्समैन हिट द बॉल, जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल और बैट का कनेक्शन बहुत मिनिमम टाइम के लिए होता है। लेकिन क्या होता है, यह फोर्स अप्लाई करता है, बॉल कहाँ जाती है? बाउंड्री पे। तो ऐसा फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है क्या कहलाता है? इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स डिनोटेड बाई जे। dj इज इक्वल टू एफ इंटू, एफ इज वेक्टर क्वांटिटी, इंटू डी टी। मिनिमम टाइम के लिए अप्लाई हुआ फोर्स क्या होता है? बहुत कम टाइम के लिए जब लार्ज फोर्स अप्लाई होता है, दैट लार्ज फोर्स अप्लाई फॉर मिनिमम टाइम। ऐसा फोर्स जो मिनिमम टाइम के लिए अप्लाई हो जाए किसी बॉडी पे, वह इम्पल्सिव फोर्स होता है। तो मैंने आपको इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बताया कि किसी बॉडी पे मिनिमम टाइम के लिए अप्लाई होने वाला फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे, डीजे। सो वी कैन राइट वेक्टर जे इज इक्वल टू डी वेक्टर जे। इंटीग्रेट कर देंगे हमने। अब आपको बता दें, जो इंटीग्रेशन होता है, हम किसी एक पार्ट का इंटीग्रेशन करके पूरी बॉडी का पार्ट निकाल सकते हैं, इम्पल्सिव फोर्स निकाल सकते हैं। हम जो भी, यह जो डीजे होता है, इंटीग्रेशन करते हैं बड़े बॉडी का, इंटीग्रेशन करके पूरे बॉडी का हम निकाल देते हैं। किसी भी बॉडी का यदि इम्पल्सिव फोर्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसके एक पार्टिकल का लेके, जो यह बीडी हम बताएंगे, उसमें हम बॉडी को ही पॉइंट मान लेंगे। तो मैंने कहा कि अगर इसी को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो पूरी बॉडी का इम्पल्सिव फोर्स आ जाएगा। तो इम्पल्सिव फोर्स, सपोज एक बॉडी पे टाइम t1 से t2 के लिए फोर्स अप्लाई होता है, t1 फॉर t2, t1 टाइम से t2 टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट यू नो दैट वेक्टर dj, व्हाट इज dj? dj इज इक्वल टू, वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर f dot dt. Vector f is constant value, so we can write vector f integration of t1 to t2. मैथमेटिक्स का पार्ट है इंटीग्रेशन। मैंने, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आएगा मेरा जाके वीडियो देख लीजिएगा, जो मैथमेटिकल टूल्स के नाम से मैंने बनाया है, वह इंटीग्रेशन वीडियो जरूर देखिएगा। मैथ 12th क्लास में आएगा ये इंटीग्रेशन इनटू dt। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यह कब, यहाँ कुछ, यहाँ 1 होगा। 1 कब होगा? जब t पावर 0 होगा। t पावर 0, t पावर 0 है। यदि यह t पावर 0 है तो कौन सा फार्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई करेंगे? फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का मैं यूज कर दूंगा। इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम इसमें। t पावर 0, वी कैन राइट वेक्टर f, इंटीग्रेशन करते हैं t पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 फ्रॉम t1 टू t2। माने इसकी मैक्सिमम वैल्यू t2 और टाइम t1, माने t1 से लेके t2 टाइम तक। तो आप लिख सकते हो वेक्टर f
सॉल्व करेंगे t पावर 1, t पावर 0 प्लस 1 माने t पावर 1 अपॉन 1 माने t। अब इसकी मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब पुट करते हैं तो वेक्टर j मीन्स इंपल्सिव फोर्स, वेक्टर j इज इक्वल टू वेक्टर f इंटू t की जगह मैक्सिमम वैल्यू t2 पुट करिए तो t2 माइनस t1। वी कैन राइट t2 माइनस t1 मीन्स वेक्टर j इज इक्वल टू वेक्टर f इंटू डेल्टा t। Vector f into delta t. What is vector f into delta t? You know that the momentum, linear momentum is equal to rate of change of momentum is called the force. Rate of change of momentum is called the force. So we can write d vector p is equal to f dot dt लिख सकते हैं इसको। तो f डेल्टा t को हम क्या लिख सकते हैं, dp। वेक्टर j मीन्स इंपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वह इंपल्सिव फोर्स की क्या होगा, इक्वल होगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्सिव फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंपल्सिव मोमेंट थ्योरी होती है, इंपल्सिव मोमेंट थ्योरी भी से कुछ बुकों में दिया होगा, इंपल्सिव मोमेंट थ्योरी क्या है, तो आप कहेंगे when does not apply the external force on the body, then impulsive force is equal to the change of momentum। impulsive force change of momentum के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको impulsive force के बारे में मैंने बताया कि that large force which act on a body for minimum time is called the impulsive force। और impulsive force से मैंने impulsive moment थ्योरम निकाल दिया। थ्योरी क्या है, impulsive moment थ्योरम था कि impulsive force is equal to, impulsive force always equal to the change of momentum। change of momentum के इक्वल होता है impulsive force। तो important टॉपिक में आपको मैंने बताया था कि इंपल्सिव फोर्स क्या है, बट आप फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स पढ़े, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैं थोड़ा एक बार रिवाइज करता हूं, इसको इरेज कर दूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो देन ए नेट जीरो, सो बॉडी वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। यह मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताया था। फर्स्ट लॉ पे हमने बताया था कि यदि किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाला नेट फोर्स जीरो हो तो उसका ए नेट भी जीरो होगा और बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, चलती रहेगी। इसका मतलब उसके दूसरे भाषा में थ्योरेटिकल मैंने बताया था, व्हेन अ बॉडी इन मोशन इट्स ऑलवेज मोशन, व्हेन द रेस्ट पोजीशन इट्स ऑलवेज रेस्ट, इन दैट टाइम व्हेन डज नॉट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। सेकेंड लॉ मैंने बताया था न्यूटन्स का। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यह सेकेंड लॉ था। लेकिन आज हमें पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यह है, फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फाइंड कर सकते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को? वी नो दैट डी पी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे यदि हम चले जाए तो आप सबसे पहले थर्ड लॉ देख लीजिए है क्या। थर्ड लॉ होता है कि यदि किसी बॉडी पर, जैसे हम एक गेम खेलते हैं, किसी बॉडी को अगर हमको आगे की तरफ चलना हो तो हम अपने पैर से अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं तो हम आगे जाते हैं, और यदि हम आगे की तरफ अर्थ को पुश करना चालू करें, फॉरवर्ड पुश करना चालू करें तो हम बैकवर्ड मोशन करने लगते हैं। या आप कहीं सपोज करो आपने कहीं बोट से जंप किया, तो जैसे ही आप बोट से जंप करते हो बोट पीछे जाती है और आप कहाँ जाते हो, आगे। या सपोज करिए व्हेन यू फायर ए बुलेट, जब आप बुलेट फायर करते हो उस कंडीशन में भी बुलेट आगे जाती है लेकिन उसका रिएक्शन आपको पीछे दिखाई देता है।
तो यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ बेसिक कंसेप्ट उसका देखिएगा। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन के इक्वल रिएक्शन होता है। अब एक एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। सपोज ए बॉडी पुट ऑन ए मेज, सपोज करता हूं एक यम मास की बॉडी है जिसको मैंने मेज पे पुट किया, तो इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा इसका वेट यम जी। क्या यह एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है? क्या यह एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है? क्या यह एक्शन रिएक्शन लॉ है? नहीं है। यह एक्शन रिएक्शन लॉ यहां नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि यह एक्शन हो गया और यह रिएक्शन हो गया। यह एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। एक्शन रिएक्शन लॉ लागू कहां होता है? एक्शन रिएक्शन लॉ ऑलवेज अप्लीकेबल इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी। जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी होगी, बॉडी दो टाइप की होगी, तब एक्शन रिएक्शन लॉ लागू होता है। और एक्शन रिएक्शन लॉ सेम नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट चीज, एक्शन रिएक्शन लॉ हमेशा सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए। ऐसा देखिए, अब जैसे यहां पे हम बात करें, यह तो नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन यह कौन सा फोर्स है? यह अर्थ द्वारा लगा हुआ ग्रेविटी है। तो यह नेचर का मतलब यह है, व्हाट इज नेचर? नेचर का मतलब कि यदि बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसका जो अपोजिट होगा भी ग्रेविटेशनल होगा, तो रिएक्शन फोर्स होगा, एक्शन और रिएक्शन होगा। मतलब सेम नेचर का होना चाहिए। अब ये नॉर्मल है, यदि नॉर्मल रिएक्शन है तो नीचे भी नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, जबकि यहाँ दोनों डिफरेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ ग्रेविटेशनल, तो यह क्या होगा? यह एक्शन रिएक्शन नहीं है। इस कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा कि एक्शन रिएक्शन लॉ कहां लागू होता है। एक्शन रिएक्शन लॉ एप्लीकेबल फॉर टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी। एक्शन रिएक्शन लॉ जो है दो डिफरेंट टाइप की बॉडी पे अप्लाई होती है, और सेम नेचर की फोर्स में एक्शन रिएक्शन लॉ को अप्लाई किया जा सकता है जब बॉडी सेम नेचर की होगी। क्लास 9 में आपने पढ़ा जरूर है एक्शन रिएक्शन, उसका कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि हमेशा जो एक्शन रिएक्शन लॉ यूज होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन सा फोर्स होता है? ऐसा फोर्स होता है जो डिफरेंट टाइप की बॉडी पे अप्लाई होता है। और सेकेंड मैंने आपको बता दिया है कि वह एक्शन रिएक्शन लॉ जो होता है डिफरेंट टाइप की बॉडी पे एप्लीकेबल होगा। और इसके बाद होता है कि यह क्या होता है? सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए। और तीसरी चीज यह है कि यह हमेशा पेयर में अप्लाई होता है। तो फोर्स कोई भी हो, ये तो सिंपल चीज है, फोर्स हमेशा पेयर में ही क्या होता है? अप्लाई होता है। तो मैंने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन था कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन के बराबर क्या होता है? रिएक्शन होता है, लेकिन किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मैंने एक टॉपिक उसमें यह बताए थे कि सेकेंड लॉ ही सबका बेस है। हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं, या सेकेंड लॉ से हम थर्ड लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा एक टॉपिक बताने चल रहे हैं। देखिएगा, सपोज हम सेकेंड लॉ जो था, सेकेंड लॉ था dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स और F, और F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इंटू ए। जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दें बॉडी पे, अब आइए ये सेकेंड लॉ था, इस सेकेंड लॉ से फ्रॉम सेकेंड लॉ देखिए सेकेंड लॉ से हम कैसे फर्स्ट लॉ को लाते हैं और कैसे थर्ड लॉ को लाते हैं। तो मैंने कहा सपोज करता हूं एक बॉडी पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, मींस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन वी कैन फाइंड m इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, बट मास इज नॉट इक्वल टू जीरो, मास तो जीरो होगा नहीं, सो a इज इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन जीरो होगा। और हमने फर्स्ट लॉ में यही बताया था, यदि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो उसका ए नेट जीरो, माने एक्सीलरेशन जीरो होता है, माने बॉडी का जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी
जो बॉडी की वेलोसिटी है वह क्या होगी, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, माने जिस स्पीड से बॉडी जा रही है उसी से ज्यादा रहेगी, मतलब बॉडी इन मोशन इट्स ऑलवेज मोशन व्हेन द रेस्ट पोजीशन इट्स ऑलवेज रेस्ट। यह सेकंड लॉ से मैंने फर्स्ट लॉ को फाइंड कर दिया। कैसे फाइंड किया गया फर्स्ट लॉ को, हमने कहा कि यू नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए बट डज नॉट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, सो F इज इक्वल टू 0, देन m इंटू ए इज इक्वल टू 0 बट मास नॉट इक्वल 0, मास तो 0 होगा नहीं बॉडी का, तो मैंने मास को 0 नहीं किया तो क्या इक्वल 0 क्या है, एक्सीलरेशन 0 है, एंड जब एक्सीलरेशन 0 है तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, मोशन कर रही है। यह पहला लॉ था, पहला रूल, पहले लॉ को हमने सेकंड लॉ से फाइंड कर लिया। अब कैसे एप्लीकेबल होता है यह थर्ड लॉ के लिए, सेकंड लॉ से कैसे हम थर्ड लॉ को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को फाइंड करना है तो सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को फाइंड करने के लिए सपोज करता हूं मैं, यह दो बॉल है, सपोज टू बॉल विथ मास m में, बॉल A एंड m B, मास B है या बॉल B है। तो पहले पे जो फोर्स अप्लाई हुआ, पहला जो फोर्स अप्लाई करेगा F A to B, माने बॉल A जो B पे फोर्स अप्लाई करता है, बॉल A B पे फोर्स अप्लाई करता है, तो dPA मोमेंटम ऑफ A अपॉन dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने कहा दो बॉल कोलाइड करते हैं, आगे दो बॉल कोलाइड करते हैं तो, और बॉडी का जो मास है डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे थर्ड लॉ अप्लाई होता है, या मैंने पहले बता दिया था। थर्ड लॉ के लिए बॉडी डिफरेंट होनी चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए, यह कंसेप्ट क्लियर रहे आपके थर्ड लॉ के लिए। तो मैंने कहा कि दो बॉडी हैं जिसके मास डिफरेंट हैं, एक का m है, दूसरे का मास मैंने m भी सपोज कर लिया। तो जो फोर्स A जो B पे अप्लाई करता है, A अप्लाई द फोर्स ऑन द B, जब A B पे फोर्स अप्लाई करता है तो वेक्टर F A to B, A to B इसको पढ़ेंगे A to B, माने A B पे फोर्स अप्लाई करता है तो dPA अपॉन dt, माने मोमेंटम ऑफ P, A के मोमेंटम में जो चेंजिंग है वही B पे जाके फोर्स अप्लाई करती है। और सिमिलरली इसी प्रकार जो B आता है F B to A, अब जो B बॉल B है वह A पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी वह डिपेंड करेगा B के मोमेंटम पे, तो dPB अपॉन dt, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एडिंग बोथ इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो मुझे क्या मिलता है, F A to B प्लस F B to A इज इक्वल टू ddT माने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल PA प्लस PB। और जब हम बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो जो बॉडी का मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम होगा बॉडी का, एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी ऑलवेज, मोमेंटम ऑलवेज जीरो। यह मोमेंटम कितना हो जाएगा, यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है बॉडी पे तो उसके मोमेंटम का सम क्या होगा, जीरो होगा। सो वी कैन फाइंड F A to B प्लस F B to A इज इक्वल टू, इस वैल्यू को जीरो रख देते हैं, जीरो का डिफरेंशियल जीरो मीन्स जीरो, F A to B, F A to B, F A to B ट्रांसफर करते हैं माइनस F B to A। तो मैंने आपको बता दिया कि जो एक्शन है वह रिएक्शन की क्या है, इक्वल है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेकेंड लॉ ही सबके लिए एप्लीकेबल होता है। सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं, सेकेंड लॉ से हम थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक लॉ जो है वह सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो मैंने सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया और सेकेंड लॉ से ही मैंने थर्ड लॉ को भी डिफाइन कर दिया। तो यह एप्लीकेबल फर्स्ट और सेकेंड लॉ के लिए है। तो आपको एक बार मैं रिवाइज करते हुए तब न्यूमेरिकल्स पे आता हूं। मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, मोशन का द लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वह थर्ड तीन हमने बताया है। फर्स्ट है व्हेन
नेट फोर्स इज जीरो व्हेन एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाला नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी का ए नेट एक्सीलरेशन भी क्या होता है, जीरो होता है, और बॉडी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करती है, रोटेशन करती रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहती है। पहला लॉ था। सेकेंड लॉ था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, माने मोमेंटम का चेंजिंग का जो टाइम है वही क्या होता है, फोर्स के इक्वल होता है, जो m इंटू ए के इक्वल होता है। दूसरे डिफरेंशियल इसकी हम दे सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द फोर्स। ये सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, एक्शन के बराबर हमेशा रिएक्शन होता है लेकिन किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट। और इसके यूज होने का ऐसा नहीं कि बॉडी का एक्शन रिएक्शन, हमने अभी एग्जांपल देके बताया, सिंपल चीज नहीं है। इसको समझने के लिए कंसेप्ट क्लियर रखना है कि एक्शन रिएक्शन लॉ तब यूज होता है जब बॉडी डिफरेंट हो और दूसरी चीज फोर्स सेम नेचर का हो, फोर्स सेम नेचर का होना चाहिए, बॉडी डिफरेंट होनी चाहिए, तो यह थर्ड लॉ यूज होता है। तो अब इस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं सॉल्व करने चल रहा हूं। जैसे न्यूमेरिकल्स फर्स्ट देखिएगा, मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है, यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा पार्ट उसका समझाया जो कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना मेरी मजबूरी थी, मैंने पढ़ाया। सो ए बैट्समैन हीट ए बॉल, ए बैट्समैन हीट ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर, एक बैट्समैन बॉलर की डायरेक्शन में ही बॉल को हीट करता है, हीट विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड, जिस स्पीड से बॉल आई थी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में क्या करता है, बैट्समैन बॉल को हीट करता है। इफ द मास ऑफ द बॉल, बॉल का मास दिया है 0.1 kg एंड डिटरमाइन द इंपल्स इम्पैक्ट टू द बॉल, कितना इंपल्सिव फोर्स बॉल पे अप्लाई हुआ वह निकालना है। पहली कंडीशन आप जानिए कि क्या दिया, गिवन क्या है, ए बैट्समैन हीट ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनर्शियल स्पीड, बैट्समैन जो है बॉल की डायरेक्शन में ही, बॉलर की डायरेक्शन में बॉल को हीट करता है और सेम स्पीड से, जो इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से वह बॉलर की डायरेक्शन में फिर बैट थ्रो मारता है इसको, बॉल को, तो v इज इक्वल टू डायरेक्शन चेंज हो गया और मीटर पर सेकेंड। मैं डायरेक्शन पे माइनस इसलिए दिखा रहा हूं कि बॉडी क्या है, बॉडी वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी है। सो यह -12 मीटर पर सेकेंड, 12 सेकेंड। V and the mass of the body m is equal to 0.15 kg. Find the impulsive force J is equal to dp upon dt or force, या इसको आपने यह भी लिखा होगा F into dt, F into dt and F into dt is equal to delta p. We can write J is equal to delta p. हम यह फोर्स अगर गिवन होता तो मैं यह फार्मूला यूज कर देता, फोर्स नहीं दिया है तो आपको मैंने मोमेंटम इंपल्सिव लॉ बताया है कि इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है इंपल्सिव फोर्स। तो J इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो J इज इक्वल टू डेल्टा पी मतलब होता है m इंटू वी माइनस m इंटू यू, मास इज सेम, सो m इज कॉमन m, v माइनस u। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मास कितना है बॉडी का मास 0.15, v वेलोसिटी -12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड माइनस u 12 मीटर पर सेकेंड, सो वी कैन फाइंड 0.15 इंटू -24। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 2 जा 30, 30 प्लस 6 36, डेसिमल 2 नंबर बाद है, मैंने यहाँ पे 0.2 नंबर बाद डेसिमल यूज कर दिया। और यूनिट क्या होता है, अच्छा हमें इंपल्स का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इसको देखना है। तो J इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज द न्यूटन
second. We can write so Newton second. And what is the dimension formula? Dimension formula Newton m l t minus 2 into t. So we can write m l t minus 1. तो यह टॉपिक जो है आपका द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द इम्पल्स, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द इम्पल्स m l t minus 1 एंड दिस इज द फोर्स, इंपल्सिव फोर्स। जब आप बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो जो इंपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है वह 3.6 न्यूटन का है। यही रीजन होता है कि जब बॉल कैच की जाती है तो हम पीछे की तरफ उसी डायरेक्शन में उसको क्या करते हैं, खींच लेते हैं। इसका रीजन यही है कि हम इंपल्सिव फोर्स को अप्लाई करने से बचाते हैं ताकि हम इंजर्ड ना हो, हमें घायल नहीं होना है, चोट से बचना है। तो इसीलिए मैं बॉल को जब कैच करता हूं तो हाथ को पीछे की तरफ बैकवर्ड क्या कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल था कि यदि बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो और बॉल जो है बैट्समैन की बॉलर की डायरेक्शन में जाती है और इनिशियल स्पीड से ही जाती है तो उसमें इंपल्सिव फोर्स क्या होगा, मैंने निकाल दिया। एक दूसरा न्यूमेरिकल है, यह एनसीईआरटी एग्जाम्पल था, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। अब आइएगा सेकेंड न्यूमेरिकल, a ball moving with the moment of 5 kg meter per second, मोमेंटम दिया है p 5 kg मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक अगेंस्ट ए बॉल, एक बॉल पे स्ट्राइक करना है, इसको बॉल को मारना है, कितने से, एट एंड द एंगल ऑफ 45। सपोज दिस इज ए बॉल, मैं सपोज करता हूं यह आपका बॉल है और इस पे बॉल पे एक बॉल को आपने 45 डिग्री से स्ट्राइक किया, या कितना डिग्री से आपने इसको स्ट्राइक किया है, 45 डिग्री पे, या 45 डिग्री पे आपने इसको अप्लाई किया इस पे। तो फोर्स को 45 डिग्री एंड द रिफ्लेक्शन एट द सेम एंगल, और यह बॉल जो होती है ठीक सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, 45 से रिफ्लेक्ट भी बॉल हो गई। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम की चेंजिंग क्या होगी। यू नो दैट मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन यू throw a ball on 45 degree on a wall, then it have two components. First components, this direction, it is horizontal direction. Horizontal direction means p cos theta. यह suppose a b o c d e, मैंने इसका सिंबल दे दिया। सपोज ए बॉल हीट ऑन द 45 डिग्री ऑन द बॉल, 45 डिग्री से आपने वॉल पे हीट किया, तो इस 45 डिग्री से मोमेंटम P से आपने हीट किया तो P के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक तो यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा यह वर्टिकल कंपोनेंट। यह अरे वर्टिकल कंपोनेंट यह होगा जो क्या होगा, P साइन थीटा। तो लिखेंगे vertical components P sin theta, and when the reflect on the body, P have two components, first P cos theta in direction of OB, in direction किस डायरेक्शन में, OB, BO, in the direction of BO, and vertical components, this is horizontal components, and vertical components is the P sin theta in the direction of BE डायरेक्शन में है। एंड अदर व्हेन द बॉल इज रिफ्लेक्टेड, जब बॉल रिफ्लेक्ट होती है तो 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट होती है, फिर दो कंपोनेंट्स होगा, नंबर एक होगा यह डायरेक्शन होगा इसका, ओके सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स डायरेक्शन ऑफ OB इस डायरेक्शन में जा रही है तो बॉल का मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन या ओके, EB डायरेक्शन EB। एंड व्हेन बॉल इज रिफ्लेक्टेड, जब बॉल रिफ्लेक्ट होती है तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे, व्हेन बॉल इज रिफ्लेक्टेड then horizontal component
हॉरिजेंटल कंपोनेंट P cos थीटा इन डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में होगा इसका, जब नीचे आ रही बॉल डायरेक्शन BO, वेक्टर BO। एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स P sin थीटा इन डायरेक्शन ऑफ BD, सेम डायरेक्शन दोनों का। तो रिजल्ट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का रिजल्ट इन वर्टिकल कंपोनेंट्स, रिजल्ट इन वर्टिकल। तो वर्टिकल में रिजल्ट क्या होगा, सेम डायरेक्शन है P sin थीटा एंड डायरेक्शन इसके लिए यह डायरेक्शन और यह डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है -P sin थीटा, सो इट इज 0। वर्टिकल कंपोनेंट्स 0 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा इस बॉडी का, हॉरिजॉन्टल होगा P माइनस P cos थीटा माइनस P sin थीटा। अरे चेंज इन मोमेंटम, रिजल्ट जो होता है चेंज इन मोमेंटम होता है। डेल्टा P माने P2 माइनस P1, P2 माने P वर्टिकल, P2 वर्टिकल माइनस P1 वर्टिकल। एंड यहां पे होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में, इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स P इन हॉरिजॉन्टल एंड PB इन हॉरिजॉन्टल। तो माइनस P cos थीटा माइनस 2P cos थीटा। अब वैल्यू आप पुट कर दो, तो -2 इंटू P की वैल्यू आपने कितना पाया है 5 इंटू cos थीटा cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू 5 2 जा 10 -10 इंटू cos 45 1/√2। दिस इज योर आंसर। तो यह आपका क्वेश्चन था कि यदि हम बॉल को वॉल पे हीट करते हैं और 45 से यदि बॉल जाती है तो 45 से वापस आएगी, तो 45 के दो कंपोनेंट्स में मैंने डिवाइड किया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होगा क्या होगा, मोमेंटम का, इसका मतलब क्या होगा कि मोमेंटम चेंज होगा। तो यह आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स रहा। ओके, आगे का लेक्चर कर।